हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोग अभी हमारे चैप्टर नंबर 5 या फिर यूं कहा जाए कि थर्ड वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम कहता है पार्टनरशिप और जिसको हम लोग हिंदी में साझेदारी के नाम से जानते हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 5 या पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे आज वाले टॉपिक्स को। कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 5 या फिर हमारे थर्ड वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नंबर 6 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस टॉपिक पे, तो हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट को और समझेंगे कि आखिरकार पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट होता क्या है और किसको हम लोग पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड को और एग्रीमेंट को। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक पार्टनरशिप चैप्टर के पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कवर अप नहीं किया है या फिर किसी भी एक पार्ट को आपने स्किप किया है या फिर किसी भी एक पॉइंट में या किसी भी एक टॉपिक पे अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो उन पांचों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप चैप्टर नंबर 5 को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे 1 to 5 में से किसी भी टॉपिक और किसी भी पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, जो बोर्ड पर डेफिनेशन लिखा है यही डेफिनेशन आपके बुक में भी लिखा होगा, तो ये रटी रताई बातें हैं, इन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम लोग मेन फोकस करेंगे कि आखिरकार डिड कहते किसको है, समझेंगे कि डिड है क्या। तो कहता क्या है कि डिड एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं ड्यूरिंग पार्टनरशिप फर्म को चलाने के दौरान। और उसके बाद ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है वो एक स्टैंप पेपर पर बनाया जाता है जिसमें पार्टनर्स की सारी जिम्मेदारियां, पार्टनर्स ने कितना पैसा लाया, किस पार्टनर का कितना काम है, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, उस फर्म का क्या नाम है, इन सभी चीजों को उस वाले पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है और उसी पर्टिकुलर रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग डीड और एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्रीमेंट को ही हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं और डीड को ही हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। तो दोनों का मतलब सेम है। अब हम ऐसा क्यों आपको बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में डीड ना लिख कर एग्रीमेंट लिख देता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर एग्रीमेंट हो तब भी यही डेफिनेशन आपको लिखना है और अगर डीड हो तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखना है। और आई होप कि आपको डीड का मतलब समझ में आ गया होगा। डीड है क्या? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि एक स्टैम्प पेपर पर होती है और इसमें जितने भी पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को उसमें लिखा गया होता है। अब कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कौन कौन से पार्टनर है उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के, वो उसमें लिखे हुए होंगे। किस पार्टनर ने कितना पैसा लाया वो लिखा हुआ होगा उस वाले डीड में। उसके बाद कहता है कि किस पार्टनर की कौन सी जिम्मेदारी है वो लिखा हुआ होगा उस वाले डीड में। कब अगर हम एक नए पार्टनर का एडमिशन ले रहे हैं तो क्या शर्त होगा, क्या उस समय के सिचुएशन होगा, वो उस डीड में लिखा होगा। तो इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स को और मेजर टॉपिक्स को उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। अब आप कहोगे कि आखिरकार ये डीड बनेगा क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक पार्टनरशिप फर्म में एक इकलौता मालिक नहीं है, 3-4 अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो अगर 4 लोग अगर काम करेंगे तो फ्यूचर में हो सकता है किसी बात को लेके तू तू मैं हो जाए। जैसे तू तू मैं कैसे होगा, प्रॉफिट को लेके हो जाएगा, कहेगा तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, सॉरी हम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम कम मेहनत कर रहे हो, प्रॉफिट क्यों ज्यादा ले रहे हो।
वो कहेगा कि हम जिस समय बिजनेस खोले थे हम 50,000 लाए थे, अभी प्रॉफिट ज्यादा लेंगे। तो इसी कारण से और इन्हीं सिचुएशन से बचने के लिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट को प्रिपेयर और तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या एग्रीमेंट केवल रिटन हो सकता है, ओरल नहीं हो सकता, यानी मौखिक नहीं हो सकता है? तो आप याद रखिएगा, एग्रीमेंट मौखिक और लिखित दोनों ही हो सकता है, लेकिन ज्यादा भरोसा ज्यादा विश्वास हम लोग लिखित वाले पर करते हैं। अब आप कहोगे मौखिक वाले पे क्यों नहीं करते हैं? क्या बोली का कोई वजन नहीं है? बोली का कोई वजन नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? हो सकता है आपके पिताजी ने आपसे प्रॉमिस किया होगा कि बेटा अगर तुम पास कर जाओगे तो तुमको एक बढ़िया वाला फोन दिलाएंगे। पास भी कर गया, रिजल्ट भी अच्छा आ गया, लेकिन उसके बाद अच्छा बेटा ठीक है पास हो गया ना, आगे का पढ़ाई का तैयारी करो, काहे का फोन, अभी फोन की क्या आवश्यकता है, हो गया पलट गया। बस हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिए। तो वैसे ही हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में भी हो जाएगा। जिस समय पार्टनरशिप फर्म को खुलना होगा तो 4 दोस्त होंगे, चारों दोस्त बोलेगा चलो ना बिजनेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा हम लोग बांट लेंगे आपस में। तो ठीक है चलो भाई, ओरल हो गया, बात खत्म हो गया, बस केवल बोले हुए पे ही एक बिजनेस खुल गया। लेकिन जब बिजनेस खुल गया, किसी एक पर्टिकुलर इंसान यानी उन चारों में से किसी एक दोस्त ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया होगा। अब उसके पास दिमाग आया कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, पैसा सबसे ज्यादा हम दिए थे, लेकिन पैसा बढ़ रहा है, चारों में बराबर बढ़ रहा है, काहे बढ़ रहा है? बाद में गया कि नहीं अब हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो इसी कारण से और इन्हीं सिचुएशनों से बचने के लिए हम लोग पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर करते हैं, और इसको रिटन वे में लिखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर किसी प्रकार का अगर हमको समस्या या प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर अगर वो रिटन अगर डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा, तो उससे हम लोग अच्छे तरीके से उस समय को और उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इसी कारण से हम लोग हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक एग्रीमेंट डीड को प्रिपेयर करवाते हैं और बनवाते हैं। ठीक है। और वही देखिए डेफिनेशन क्या लिखता है, when the partners enter into a written agreement, रिटन एग्रीमेंट हो गया यानी कि एक डॉक्यूमेंट हो गया, ऑन अ स्टैम्प पेपर, मैंने स्टैम्प पेपर का भी जिक्र आपको कर दिया। अब स्टैम्प पेपर दिखता कैसा है? आई होप कि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर स्टैम्प पेपर को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है या आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो साइड में कहीं पर भी उस स्टैम्प पेपर का पिक्चर फोटो आ रहा होगा, जिसको देख कर आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि स्टैम्प पेपर वैसा दिखता है। ठीक। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखता है, द डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस्ड इज नोन एज डीड, और उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग डीड के नाम से जानते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम एग्रीमेंट होता है। ठीक। उसके बाद मैंने लिखा इट मे बी रिटन और ओरल, यानी ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट जब होगा तो हमेशा रिटन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और हमेशा जो इंपॉर्टेंस मिलती है वो हमेशा रिटन वाले की ज्यादा मिलती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट का मतलब मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिरकार किन किन पॉइंट्स को उन डीड में लिखा जाता है। एक एग्रीमेंट को बनवाने के दौरान मैंने बताया कि बहुत सारे शर्त होते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनको लिखा जाता है। तो कौन कौन से चीजों को उस वाले एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है, और वही पॉइंट जो है वो पर्टिकुलर यहाँ पर आपके बोर्ड पर गिवन है, जिसका नाम कहता है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में हम किन किन पॉइंट्स को लिखते हैं। तो आइए वन बाय वन कर हम लोग समझते हैं कि आखिरकार पार्टनरशिप डीड में किन किन पॉइंट्स को लिखा जाता है। देखिए पहला वाला हमारे पास जो है वो पॉइंट कहता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। सबसे पहले उस पार्टी यानी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा उस फर्म का नाम और उस फर्म का एड्रेस। ठीक है। दूसरा नेम ऑफ पार्टनर्स एंड एड्रेस, अब जो उस पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होंगे उनकी डिटेल्स लिखी हुई होगी, जैसे उनका नाम होगा, उनके एड्रेस होंगे। तीसरा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, अब वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप किस तरीके का पार्टनरशिप फर्म है, यानी वो बिजनेस हम किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस का डिटेल भी हमको उस डीड में लिखना है। ठीक। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टेड, किस पार्टनर ने कितना अमाउंट लाया, उस वाले अमाउंट को भी हम उस पर्टिकुलर डीड में लिखेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पर 3 पार्टनर है, चलिए तीनों का हंसता हुआ चेहरा बना देते हैं। इस वाले भाई साहब जी ने लाया कितना 50,000, इस वाले ने कितना लाया 20,000 और इस वाले ने कितना लाया 30,000। ठीक, तो ये जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है जो कि इन तीनों पार्टनर्स के द्वारा अपने साथ लेके आए थे। तो इन तीनों के अमाउंट को इस वाले पर्टिकुलर डीड में लिखा जाएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी ये ना कह दे कि हम अमाउंट कुछ लाए थे तुम बता कुछ रहे हो। अगर यही बोलेगा कि हम लाए यानी ये लाया था 50,000, भविष्य में बोलेगा कि हम तो 70,000 लाए थे, तुम्हारे पास क्या सबूत है? फिर ये कहेगा तुम तो 30,000 लाया था, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो इस तरीके से तू मैं होगा। तो इससे बचने के लिए भी इस वाले पॉइंट को उस डीड में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट कहता है टर्म ऑफ पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप कितने दिन का चलेगा, यानी कितने दिनों का होगा, ड्यूरेशन उसकी क्या होगी, वो भी रिटर्न होगा। अब आप कहोगे हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? हो सकता है 2 महीना भी चले, हो सकता है 6 महीना भी चले, या हो सकता है 10 साल भी चले। आपका कहना एकदम सही है। तो इसी कारण से बहुत सारे केसेस में इस वाले डीड को 11th मंथ्स के लिए बनाया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। और जनरली जितने भी डीड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 11 मंथ्स की होती है। मतलब जैसे अब पेपर, अगर हमारे घर का जमीन वाला पेपर हो गया तो उसकी वैल्यू 11 मंथ की नहीं होती है, लेकिन हाँ रेंट एग्रीमेंट होता है तो 11 मंथ की वैल्यू होती है। वहीं अगर किसी से अगर हम लेन देन करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 11 मंथ की होती है। तो इसी तरीके से इसमें भी जो हम ऐसा मान लेते हैं कि लोग जो होते हैं वो 11 मंथ का एक एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। 11 महीना अच्छे तरीके से बिजनेस चला, फिर उसके बाद इन तीनों का मन करेगा और हम आगे बिजनेस को लेके जाएंगे तो और वो आगे बिजनेस को ले जा सकते हैं। 11 महीने के बाद इन तीनों को लगेगा कि नहीं टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, तो वो लोग फिर से बदलाव भी कर सकते हैं और नए डीड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद कहता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। किस पार्टनर की क्या अधिकार है, किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज है, वो सारे के सारे ड्यूटीज, वो सारे के सारे अधिकार उस वाले डीड में लिखे हुए होंगे। ठीक, नेक्स्ट कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये भी बात जो है वो उस डीड में लिखा हुआ है। जैसे इस वाले केस में ये वाला इंसान ज्यादा पैसा लाया, ये इंसान उससे कम लाया और ये इंसान सबसे कम लाया, तो ये कहेगा कि भाई सबसे ज्यादा जब पैसा हम लाए हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी हमको मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, इसकी प्रॉफिट को हम बांट देते हैं 50% पे, मान लेते हैं, मानने में कुछ जा नहीं रहा है। इसका रेशियो हो गया 20 और इसका रेशियो हो गया कितना 30। इस तरीके से इसका प्रॉफिट मिलेगा इन लोगों को। तो ये जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो भी इस डीड में लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क अमंग पार्टनर्स, यानी जो भी पार्टनर्स होंगे उनके जो भी काम होंगे वो भी काम उन डीड में लिखे गए होंगे या उस डीड में लिखे गए होंगे, ताकि फ्यूचर में ये ना बोले कि तुम्हारा तो वो काम था तुम ये वाला काम क्यों कर रहे हो, ये भी बोलेगा तुम्हारा तो वो वाला काम था तुम ये वाला काम क्यों कर रहे हो। इसी कारण से पहले से ही जो जिसका काम है उसको निर्धारित कर दिया गया है और उस काम को पार्टनरशिप डीड में लिख दिया गया, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी तू मैं भगझक ना हो। नेक्स्ट कहता है सैलरीज एंड कमीशन। इस बात को याद रखिएगा, एक तो हो गया कि पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल गया, दूसरा और क्या होता है पार्टनर को सैलरी और कमीशन भी मिलता है। अब आप कहोगे कि जब पार्टनर को प्रॉफिट ही मिल गया तो फिर बाकी का सैलरी और कमीशन की बात कहां से आ गई? सैलरी तो जो स्टाफ होते हैं उनको मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सैलरीज जो होते हैं वो पार्टनर्स को भी मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं ये भी जरा समझ लेते हैं। देखिए ये 3 पार्टनर, इन 3 पार्टनर में से ये 2 पार्टनर जो है वो थोड़ा सा निकल गया रईस का मतलब आप समझते होंगे कि ये जो है इन दोनों का कहना था कि भैया हम एकदम घड़ी देख करके 10 बजे आएंगे और 5 बजे चले जाएंगे, बस इनका यही ड्यूटी था। 10 से 5 में जितना ड्यूटी हमसे करवा लो उतना हम करेंगे। लेकिन ये इकलौता बेचारा इंसान जो है ये क्या सोचा है कि चलो कुछ घंटे अगर हम ज्यादा काम कर लेते हैं तो मेरे फर्म के लिए ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये क्या करता है इन दोनों के बिहाफ में ये काम करता है ज्यादा एक्स्ट्रा, यानी 5 बजे के बाद भी ये रुक कर काम करता है। तो इस केस में इसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। क्यों सैलरी मिलेगा? क्योंकि भाई ये दोनों से ज्यादा काम कर रहा है तो सैलरी भी इसको मिलेगी। और उसके बाद कहता है कमीशन। कमीशन का बात आ गया, जैसे इन तीनों में से मान लेते हैं इस वाले पर्सन ने
फर्म को बहुत ज्यादा मोटा प्रॉफिट करवा दिया, होना था कुछ हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवा दिया। अब जब ज्यादा प्रॉफिट करवा दिया तो ये भाई साहब जी बोले कि हम तो फर्म को प्रॉफिट करवाए हैं तो हमको कमीशन चाहिए। तो ठीक है भाई, आप कमीशन भी ले लीजिए, तो कमीशन भी हम दे देंगे। तो अगर सैलरी और कमीशन अगर पार्टनर्स को मिलना होगा तो ये वाला पॉइंट इस डीड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम अगर क्यों बोले, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड में ये सैलरी और कमीशन वाला पॉइंट अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो हम किसी भी पार्टनर को किसी भी सिचुएशन पे ना सैलरी देंगे ना ही कमीशन देंगे। लेकिन हाँ, अगर डीड में सैलरी और कमीशन लिखा हुआ है तभी हम अपने पार्टनर को सैलरी देंगे और अपने पार्टनर को कमीशन देंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम किसी केस में किसी सिनेरियो में चाहे वो प्रॉफिट करवाए या ज्यादा काम करे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डीड में नहीं लिखा है तो ना ही हम सैलरी देंगे और ना ही हम कमीशन देंगे। इस बात को आप हमेशा से याद रखिएगा, ये आपको अकाउंट्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि हमेशा ये तीन ही लोग उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के जो है वो पार्टनर्स बने, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कोई एक नया इंसान जुड़ जाए, तो जब नया इंसान जुड़ेगा तब उस केस में क्या होगा, उस स्थिति में आप क्या करोगे, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। उस वाले के यानी उस वाले डिड में सभी बातें लिखी हुई होती है कि अगर हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को अगर हम एडमिट कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले 3 पार्टनर थे, अब 4 पार्टनर हो गया। पहले जो प्रॉफिट बट रहा था वो तीनों में बट रहा था, लेकिन अब जो प्रॉफिट बटेगा वो 4 में बटेगा। तो उस दौरान क्या सिचुएशन होगा, वो भी सिचुएशन हम डीड में लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट कहता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। अब इन चारों में से कोई तो अमर नहीं है, कोई ना कोई तो मरेगा या कोई ना कोई तो रिटायर करेगा। अब जब अगर कोई मर गया या रिटायर हो गया तो उस दौरान आप क्या करोगे, वो भी आप लिख करके चलो, ताकि अगर मान लेते हैं चलो इसी की मृत्यु हो गई, ये बेचारा मर ही गया, मारना नहीं चाहते हैं लेकिन मर ही गया, तब क्या कर सकते हैं। अब जब मर गया तब इसके फैमिली को कितना आप पैसा दोगे, कैसे आप कैपिटल में से उसको पैसा दोगे, किस तरीके से आप प्रॉफिट को उस दौरान आप बांटोगे, तो ये चीजें भी आप लिख करके चलो। अब इन सब चीजों को हम लोग पहले से ही एक पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में लिख कर चलते हैं, ताकि शुरुआत में ही सब कुछ क्लियर और कट रहे, साफ साफ नजर आ जाए, साफ साफ लोगों को पता चल जाए, फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक, लास्ट वाला हमारे पास कहता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म तो ऐसा तो फर्म नहीं है कि वो एकदम चल रहा है तो चल ही रहा है, हम भी करेंगे, मेरा बेटा भी करेगा, उसके बाद वाला बेटा भी करेगा, सब करेगा, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है 5 साल चला, 5 साल के बाद बंद भी हो जाए, या 1 ही साल चला उसके बाद बंद हो गया। तो जब वो फर्म बंद होगा तो उस दौरान क्या कंडीशंस होंगे, उन भी कंडीशंस को आप लिखिए। जो पार्टनर्स कैपिटल लाए थे, जो ये अमाउंट जो लाए थे, वो अमाउंट किस रेशियो में बटेगा, किस पार्टनर को क्या जिम्मेदारी मिलेगी। आखिरकार जब फर्म जब बंद होगा तो हो सकता है लोन वगैरह भी हो, तो कौन सा पार्टनर या फिर पार्टनर्स जो होंगे वो किस हिसाब से लोन को मतलब क्लियर करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है तो लोन सब क्लियर करेंगे। तो ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप में लिखे जाते हैं और इनको मेंशन किया जाता है, ताकि चीजें क्लियर रहे और फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो यही हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट्स है। हो सकता है आपके बुक में इनसे ज्यादा पॉइंट्स गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको नकारेंगे नहीं, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स होने चाहिए वो उन मेजर पॉइंट्स को मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है और मैंने आपको समझा भी दिया है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अभी आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी वाले वीडियो के साथ साथ हमारा पार्टनरशिप वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में नए वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है
तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ, जाते आते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।